गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने क्या पढ़ा था, गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो उसके कुछ मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन करवा दिया था, ठीक है। क्लास में मैंने इक्वेशन दिखाई थी डेल्टा एच इक्वल टू एनएफ डी बाई डी टी, ठीक है। और अब क्या हुआ कि उसके वजह से मैंने क्वेश्चन बताया था कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप एक बार क्वेश्चन देख लो कैसे क्वेश्चन आएंगे। और सेकंडली क्या है, इसके बाद केवल आपका क्या बचेगा, एक लेक्चर और बचेगा, जो लेक्चर है किसका, केमिकल पोटेंशियल का, ठीक है। उसके अंदर की ड्यूम इक्वेशन आएगी छोटी सी, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को बिल्कुल कवर कर देंगे। तो अगला जो जैम के लिए है, मैं सोच रहा हूँ कि जैम को केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट करें। और नेट के अंदर अभी कुछ टाइम लगाऊंगा, 7 दिन, हफ्ता, 10 दिन, ठीक है। उसके बाद क्वांटम शुरू करेंगे। तो पहले आप क्या करो, अब इसके असाइनमेंट करो, जैम के भी जितने बच्चे हैं और नेट के भी जितने बच्चे हैं। कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ लो। अब देखो, फॉर सेल रिएक्शन ई एट 25 डिग्री सेल्सियस 1.26 वोल्ट, ठीक है। आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे ई है वो इतनी है, और एन है, एन की वैल्यू 2 है, और डेल्टा एस है वो है -96.5 जूल पर मोल। कैलकुलेट ई एट 85 डिग्री सेल्सियस, ई निकालिए 85 डिग्री सेल्सियस पे। तो मतलब मेरा फॉर्मूला था डेल्टा एस इक्वल टू एनएफ डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने निकलवा दिया था। अब इसके अंदर देखो, हमारे पास E1 गिवन है, E1 गिवन है, डेल्टा एस भी क्या है, गिवन है, टेम्परेचर T1 गिवन है, T2 गिवन है, ठीक है। क्योंकि T1 25 डिग्री सेल्सियस, T2 क्या होगा 85 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना है, E2 निकालना है, E2 निकालना है। तो देखो, डेल्टा एस किसके बराबर होता है, एनएफ डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। एनएफ को नीचे ले आओ, डेल्टा एस बाई एनएफ डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इस dt को भी उस साइड ले जाओ, d इक्वल टू डेल्टा एस बाई एनएफ इनटू dt, ठीक है। अब d क्या होता है, चेंज, मतलब e एट टेंपरेचर T2, e एट टेंपरेचर T1 इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई एनएफ, dt का मतलब T2 माइनस T1, T2 भी हमारे पास, T1 भी हमारे पास है। e T1 है हमारे पास, 25 डिग्री सेल्सियस वाला है हमारे पास, T1 टेंपरेचर पे ईएमएफ, हमें क्या निकालना है, T2 टेंपरेचर पे ईएमएफ निकालना है। तो e T2 करेंगे तो ये e T1 क्या चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, 1.26 प्लस डेल्टा एस हमें गिवन है -96.5, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स 2 गिवन है, f फैराडे, T2 क्या है, इसको केल्विन के अंदर करोगे तो 358, उसको केल्विन के अंदर करोगे तो 298 केल्विन, ठीक है। जो E2 T आएगा सोल्व कर लेना। अब जो भी E2 T2 आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। लेंथी क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके, ठीक है। फिर मैंने तरीका बता दिया ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लेना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले की क्या इंपॉर्टेंस है मैंने आपको वो बताई है। इससे हम कैसे क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। आपको ये डी भी दे सकता है, ई एट T1 दे सकता है, ई एट T2 दे सकता है, वहां से डी निकाल लेंगे। dt एट T1 है हमारे पास, T2 दे सकता है, हमसे बोलेगा डेल्टा एस क्या है। ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारे पास E1 ये है, E2 ये है, T1 ये है, E2 ये है, हमें डेल्टा एस निकालो। तो वहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एस एनएफ डी बाई dt से, ठीक है। इसके बाद जो मेन है, ठीक है, इसके अंदर जो मेन है वो है गिब्स ट्यूब वांट ऑफ इक्वेशन, सॉरी वांट ऑफ इक्वेशन, गिब्स ट्यूब आगे पढ़ेंगे। वांट ऑफ इक्वेशन केवल आपको याद ही रखना है। वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, आपको याद रखना है, ln k2 by k1 डेल्टा s बाय r t2 minus t1 t1 t2, केवल हमें वो याद रखना है, ठीक। उससे देखो वांट ऑफ इक्वेशन आई कहां से, ठीक है। एक बार आपके समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, तो लास्ट में आपको केवल ये याद रखनी है कि वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ln k2 by k1 डेल्टा s बाय r t2 minus t1 t1 डिवाइडेड बाय t1 t2, ठीक है। वांट ऑफ इक्वेशन हमें पता है, मैंने पीछे ही करवाया आपको, डेल्टा g by t डेल t एट कांस्टेंट माइनस डेल्टा s by t स्क्वायर, ये मैंने इक्वेशन मैंने पीछे लिखवाई थी, 3 इक्वेशन, ठीक है। उसके अंदर ये एक इक्वेशन थी, वो ये इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको पता है कि डेल्टा g क्या होता है, माइनस r t ln k इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। डेल्टा g डिवाइड में क्या करो, टेंपरेचर कर लो, उस साइड गया माइनस r ln k इक्विलिब्रियम, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से। अब देखो डेल बाय dt, ये जो डेल्टा g है उसकी वैल्यू पुट कर दो, जो डेल्टा g है उसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस r ln k इक्विलिब्रियम, माइनस r ln k इक्विलिब्रियम, किस पे बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h बाय t स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में केवल इसको पुट किया है, डेल्टा g को, rt माइनस rt ln k। अब क्या r कांस्टेंट है, बाहर निकालो, डेल बाय डेल t ln k इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डेल्टा h बाय t स्क्वायर, खत्म। अब क्या हुआ, d ln k इक्विलिब्रियम बाय dt,
ठीक, कांस्टेंट प्रेशर पे आर वहां चला जाएगा डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो के 1 से k2, के इक्विलिब्रियम 1 से k2, ठीक है, t1 से t2। सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, dln ऐसे आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर जाएगा, ln k इक्विलिब्रियम 2 ऐसे आएगा। देखो ये कैसे सोल्व होगा, ये ऐसे आ जाएगा ln k इक्विलिब्रियम, ठीक है, k1 से k2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ln k इक्विलिब्रियम 2 माइनस ln k इक्विलिब्रियम 1, ये क्या आ जाएगा, ln k इक्विलिब्रियम बाय 2 k इक्विलिब्रियम 1। ठीक है, तो वहां से क्या है, ln k इक्विलिब्रियम 2 बाय k इक्विलिब्रियम 1 डेल्टा h बाय r, इसका आप करोगे ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करोगे ना माइनस 1 बाई टी आएगा। कैसे, t की पावर माइनस 2 dt, ये क्या आया t1 से t2। इसको करना, ये क्या हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा t प्लस में 1, उसी से डिवाइड कर दो। ये क्या हुआ, -2 प्लस का 1 कितना हुआ, -1, और -1 से डिवाइड कर दो तो ये t की पावर -1 क्या आएगा, 1 बाई टी, और किससे -1 साथ में है तो -1 बाई टी आया। ठीक है, आप कर लोगे तो इंटीग्रेट वगैरह, ठीक है, -1 बाई टी t1 से t2, ln k इक्विलिब्रियम 2 बाई k इक्विलिब्रियम 1 डेल्टा h बाई r, ये क्या आएगा t2 यहां पर कर दो -1 बाई t2। अब क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, ये क्या आएगा भाई, माइनस को बाहर ले लो, चलो माइनस को बाहर ले लो, तो एक बार t2 को पुट कर दो और एक बार t1 को कर दो। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 बाई t2, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 1 बाई t1। इतना कर लोगे ना, वैल्यू पुट कर लोगे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके। अब ये क्या है, ln k2 बाई k1 डेल्टा h बाई r। अब इसको सोल्व करोगे t1 t2 एलसीएम आ जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा। ये मेरी क्या है, बॉन्ड ऑफ इक्वेशन। केवल आपको इसके अंदर बॉन्ड ऑफ इक्वेशन के अंदर ये चीजें याद ना करके केवल लास्ट इक्वेशन याद करनी है, ln k2 बाई k1, ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा h बाई r t2 माइनस t1 अपॉन t2 t1। ठीक है, आपको केवल ये बॉन्ड ऑफ इक्वेशन याद रखनी है, ln k2 बाई k1 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा h बाई r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। ठीक है, चलो तो अब देखो बॉन्ड ऑफ इक्वेशन के अंदर दो केस बनते हैं। आपसे कई बार पूछ जाता है, एक दो बार आएंगे के अंदर पूछना है कि एंथैल्पिक रिएक्शन के अंदर के इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो बॉन्ड ऑफ इक्वेशन याद रखो, ln k2 बाई k1 डेल्टा h बाई r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। अगर मैं बात करूं एंथैल्पिक रिएक्शन की तो ठीक है, क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो रिलीज हो रही है तो मतलब डेल्टा h क्या होगा, नेगेटिव होगी, क्योंकि एनर्जी सिस्टम से क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, ln k2 बाई k1 तो डेल्टा h रिलीज होगी जो नेगेटिव है, तो ये ऊपर क्या आएगा डेल्टा h नेगेटिव, r कोई कांस्टेंट है। और देखो एक्सोथर्मिक केस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक के केस में एनर्जी रिलीज होती है तो मतलब टेंपरेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब एनर्जी के अंदर क्या होगा, हीट होगी। हीट मींस किसकी फॉर्म में एनर्जी, हीट की फॉर्म में, और हीट मतलब टेंपरेचर इंक्रीज। तो एक्सोथर्मिक के केस में हमारा T2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किससे, T1 से। मतलब इसके अंदर क्या है कि मतलब सराउंडिंग के अंदर हीट इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगी, भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, टेंपरेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेंपरेचर क्या होता है, हीट होती है। ठीक है, ln k2 बाई k1 ये नेगेटिव, t2 माइनस t1 ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा t2 क्या है, किससे बड़ा है, t1 से। तो कहने का मतलब ये कुल मिला के हमारा सारी जो पोजीशन है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव आ जाएगी तो मतलब इसको k1 को बढ़ाएंगे तो, और ये क्या हो जाएगा, k2 तो हो जाएगा, ln नेगेटिव कब आता है, ऊपर की टर्म न्यूमरेटर की तो कम हो जाए और डिनोमिनेटर की क्या हो जाए, इंक्रीज होती चली जाए। ठीक है, टाइम के साथ। तो k2 इसका मतलब क्या है कि k1 मेरा ज्यादा है किससे, k2 से। इसका नेगेटिव है, ln k2 बाई k1 नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा k1 क्या है, ज्यादा है किससे, k2 से। तो मतलब किसी T2 टेम्परेचर पे मेरा k2 क्या है, डिक्रीज हो रहा है। किसी T2 टेम्परेचर का जो k2 है वो मेरा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे इक्विलिब्रियम मेरा डिक्रीज होता है। पर ये किस केस के अंदर है, ये केवल किस केस के अंदर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे। पर किसके केस में, एक्सोथर्मिक के केस में। वहीं हम बात करें एंडोथर्मिक के केस में, तो
एंडोथर्मिक के केस में अगर मैंने क्या काम किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, ये हमने पॉसिबिलिटी दी है। वैसे क्या होता है एंडोथर्मिक के केस में तो क्या होता है, खुद पे खुद क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। पर अगर एंडोथर्मिक में नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पर अगर मैंने केस किया है यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने के, अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मेरा टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं, सॉरी, अगर मैं क्या काम करूं, टेम्परेचर देखो एक होता है सिस्टम खुद पे खुद काम करे, या एक क्या करे सिस्टम पे हम काम करें, ठीक है। तो जैसे हमने क्या काम किया, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो उस केस के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पोजीशन क्या होगी, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ln/K2/K1 और एंडोथर्मिक के अंदर डेल्टा एच मेरा क्या होता है, डेल्टा एच तो क्योंकि क्या है एंडोथर्मिक में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब होगी तो मतलब हीट बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ेगी तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव है तो ये ln का ये जो पूरा है ln/K2/K1 पॉजिटिव है, तो मतलब ये चीज बड़ी है किससे, डिनोमिनेटर से। तो K2 किससे बड़ा हो जाएगा, K1 से। तो मैं कह सकता हूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको केवल आज के लेक्चर के अंदर याद रखना है कि अमाउंट ऑफ इक्वेशन क्या है, ठीक है। और जो मैंने वो क्वेश्चन करवाया था वो डेल्टा एस एन एफ टी उस वो कहाँ कैसे यूज होता है, पहला तो वो, दूसरा ये, और आपको तीसरी ये बात याद रखनी है, ठीक है। कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं एंडोथर्मिक के रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पोजीशन क्या होगी, और एंडोथर्मिक के केस में, ठीक है। आपको केवल आज ये 3-4 बात याद रखनी है कि अमाउंट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक केस में क्या होता है और एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, ठीक है। अब आपका केवल एक लेक्चर बता है जो केमिकल पोटेंशियल का है, तो आप अपने असाइनमेंट कर लो आज के लिए। ओके, थैंक यू।